गर्मियों में नक्सली हमले तेज कर देते हैं और इस बयान को एक हफ्ते भी नहीं गुजरे और बस्तर में बड़ा हमला हो गया। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या दंतेवाड़ा का यह हमला टल सकता था। दंतेवाड़ा हमला खुफिया तंत्र की विफलता है। आनंदपुर मुख्य सड़क से जाने की चूक क्या वाकई में हो गई? पक्की सड़क के नीचे कैसे विस्फोटक छुपाया हुआ था? दोपहिया वाहन की जगह चार पहिया वाहन में जाना क्या वाकई में एक बड़ी भूल साबित हुई है? गर्मियों में हमले को लेकर इनपुट था, फिर आखिर कैसे प्रशासनिक अमला चूक जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा की धरती एक बार फिर हमारे जवानों की शहादत से लाल हो गई। बुधवार को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले ने नक्सलवाद के आंकड़ों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वालों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है। साथ ही इस घटना ने सुरक्षा और चूक को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चूक कहां हुई, किन एहतियातों को अनदेखा किया गया, ये बताएंगे। उससे पहले डीआईजी नक्सल सुंदरराजन का 20 अप्रैल को दिया ये बयान सुनिए। प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी टीसीओसी कैंपेन के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना एवं अन्य प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोशिश की जाती है। इसे देखते हुए क्षेत्र में लगातार अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में अपना पास उपलब्ध डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं केंद्रीय सैनिक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बल को लेकर नक्सलवादी अभियान संचालित की जाती है। तो पहले से ये साफ है कि गर्मी के दिनों में नक्सल हमले तेज हो जाते हैं, तो फिर दंतेवाड़ा में चूक कहां हो गई? अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पुलिस कर्मियों के काफिले के रूट की चेकिंग नहीं हुई। काफिले के रूट पर रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग नहीं की गई थी। मार्च से जून तक नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर जंगल के अंदर पगडंडियों से जाने के बजाय मुख्य सड़क को चुना गया। प्रतिबंध होने के बावजूद कैसे जवानों को चार पहिया वाहन में जाने की इजाजत दी गई? तो ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रोटोकॉल को लेकर चूक हुई है। आगे बढ़ने से पहले नक्सल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल है, इसे भी समझ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जवानों को निर्देश है कि सर्च ऑपरेशन पर निकले तो मुख्य सड़क से ना जाएं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के अंदर पगडंडियों से जाएं। पैदल चले, वाहनों में जा रहे हैं तो उनके बीच एक उचित दूरी बनाकर चले। चार पहिया वाहन की जगह दो पहिया वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी नक्सलवाद प्रदेश के लिए नासूर बना हुआ है। हालांकि देश में और भी राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे भी राज्य हैं जिन्होंने एक ठोस प्लानिंग के साथ इस पर काबू पा लिया। दरअसल आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के लिए 1989 में ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को आईपीएस केएस व्यास ने लीड किया था। ऑपरेशन के तहत आंध्र में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 1990 में आंध्र प्रदेश के 23 में 21 जिले नक्सल प्रभावित थे। नक्सलियों के अंत के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। ग्रे हाउंड्स कमांडो बनाकर नक्सलियों पर अटैक किया गया। स्थानीय लोगों के साथ नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर किया गया। नक्सली गुट पीपुल्स वॉर ग्रुप से बातचीत शुरू की गई। बातचीत के लिए तैयार न होने वाले गुटों को अलग थलग किया गया। शांति में बाधा बनने वाले गुटों का खात्मा कर दिया गया। नक्सली नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मारे गए। बचे हुए नक्सलियों को आंध्र प्रदेश से भागना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश का मॉडल ये बता रहा है कि नक्सलवाद से मुकाबला करना नामुमकिन नहीं, बस जरूरत है ठोस प्लानिंग और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। टीम न्यूज स्टेट। तो गर्मी के समय में कुछ चीजें जो कि पहले से ही एक तरफ इशारा कर रही थी कि नक्सली इस समय में पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्या वहां पर गाड़ी में जाना सही था? ये सही निर्णय था? हालांकि इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नक्सल मामलों के जानकार पीके मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में पीके मिश्रा सर आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियाँ अक्सर इन इलाकों के अंदर बनती हैं, उसको देख करके क्या अंदाजा लगता है और क्या वाकई में, क्योंकि अब कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसका थोड़ा सा पालन नहीं किया गया, क्या इसी चूक का या इसी थोड़ी सी कमी का
फायदा नक्सलियों ने उठाया और इसी को उन्होंने देख करके तुरंत एक्शन ले लिया और वहां पर निशाना वो बनाते हैं हमारे जवानों को। पीके मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मैं जरा वापस से आता हूं। सुधाकर जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जब प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, लेकिन इस मामले को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जब इस तरीके के ऑपरेशन पर जाते हैं तो मेन जो सड़क है, मेन जो रास्ता है, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, उस रास्ते से होकर के नहीं जाना चाहिए, छोटी छोटी पगडंडियों पर होकर के गुजरने की एक हिदायत दी जाती है। तो क्या उन हिदायतों का पालन नहीं किया गया और यही एक नतीजा था कि इतना बड़ा नक्सली हमला होता है? शुभेंदु, नमस्कार। क्या मेरी आवाज जी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। बताइए सर, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके चैनल पे मेरे को इनवाइट किया और हमारे को पैनलिस्ट और व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जो सवाल आप कर रहे हैं सवाल का जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बात जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। सिखलाई के तौर पे बहुत कुछ चीज करना है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक अप्रोच से, एक 360 डिग्री इन्वेस्टिगेटिव नजरिया से इसको देखना है। और इसीलिए जो अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इनके ऊपर छोड़ देना सही रहता है। लेकिन जब आपने सवाल किया है आपके चैनल में, मैं ये सही समझता हूं कि जवाब मेरे को देना ठीक रहता है। नंबर एक, यस, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत क्या है क्या नहीं, ये आज भी 2 दिन पुरानी बात होने जा रहा है। ये सारे चीजें सामने नहीं आएंगे मेरे खबर के मुताबिक और मेरे समझ के मुताबिक। खबर जरूर था इंटेलिजेंस के मिश्रा है। जी, नक्सल ग्रुप वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। 200 के करीब जवान लोग गए थे, कांस्टेबल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सोल्जर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं। ये कोई सारे गाड़ियों में जाते हुए ऑपरेशनल एरिया में गए थे, उनको कुछ मिला नहीं। जब नहीं मिला तो वहां से वो वापस चल दिए और ये गाड़ी जो है सिंगल्ड आउट हुआ है मेन रोड के ऊपर, जो टारमेक टॉप, ब्लैक टॉप रोड के ऊपर टारगेट हुआ है। ये जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस आए हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब उनको खबर मिला था, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिस रूट से होकर के वो वैन जाती है, गाड़ी जाती है, उस वापस से उसी रूट पर नहीं जाना होता है। ये सिखलाई के तौर पे शुभेंदु आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा चीज जो है, इसको वही कह रहा हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर शुरू से लेके आखिरी तक क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हुए हैं, जब कोई सुनेगा तब जाके आपको सही चीज सामने उभर के आएगा। अभी तक जितना मीडिया के सोर्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जो सामने आए हैं, ये एक ही रूट से गए हैं, एक ही रूट से आए हैं, ये सबसे पहला बोल है। नंबर दो, जितने सारे गाड़ियां 200 के करीब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस कांस्टेबल्स गए थे, और ये इनकी जो ट्रेनिंग है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रेनिंग से और कमजोर है। तीसरा चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 3-4 महीने से इस तरह कोई ऑपरेशन या धमाका हुआ नहीं है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। इसके वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस एक कॉम्प्लेसेंसी स्टेज पे आ जाता है और ये एक नाजुक स्थिति हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये कैजुअली लेना एक आम आदमी या नागरिक का ये सोच विचार, साइकोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है, ये एक कैजुअल तरह से वो हो जाता है। यानी कि इसमें देखा जाए कि कैजुअल अप्रोच हो गई थी। हम इसीलिए प्रोटोकॉल जो हमें पालन करना चाहिए था, शायद उसको भी हमने थोड़ा सा बाईपास कर दिया। पीके मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पीके मिश्रा सर, एक जरा जल्दी से रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि कैजुअल अप्रोच जो रहा इस मामले में एक बड़ी लापरवाही के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन जैसा कि कहा भी गया कि जिस रास्ते से एक बार जाती है गाड़ी, वापस से उस रास्ते पर नहीं आना चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या में जा रही होती है जो हमारे जवान हैं, तो
आप कहा ही जाता है कि पगडंडियों के जरिए आप जाइए, मेन स्ट्रीम रास्ते को आप कम से कम अवॉइड कीजिए, खास करके उस समय जब गर्मियों का समय है। और ये बड़ा माकूल समय होता है जब वो किसी भी बड़ी इंसिडेंट को अंजाम देते हैं, और ये पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो इन सब को देखने के बावजूद कहीं हमसे चूक हुई। पीके मिश्रा जी। लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देवलाल ठाकुर जी, एक मेरा जरा जल्दी से एक सवाल है आपसे। बार बार ये कहा जा रहा है कि यहां पर लापरवाही हुई, सरकार जो है वो नक्सलियों से सही लिहाज से लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। धर्मलाल कौशिक जी का एक स्टेटमेंट सामने आया था इससे पहले तक। क्या आपको लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट आज के समय में ये देना ठीक है? क्या ये राजनीति नहीं हो रही है इस पर? अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। और राजनीति जैसी बात नहीं है। आपको ज्ञात होगा, सारे लोगों को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मामले को लेकर खेद जताया, निंदा की और श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और यहाँ के मुख्यमंत्री को कहा भी हर संभव जो प्रयास, जो मदद केंद्र से मिल सकती थी, सारे मदद करने को केंद्र सरकार तैयार है। तो इसमें राजनीति जैसी बात नहीं। जब हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है तो इस पर राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है नक्सलियों से लड़ाई लेने की तैयारी में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है? देखिए, मैं उसी पर आ रहा था कि वहां पर सेंट्रल फोर्स और डिस्ट्रिक्ट के फोर्स दोनों संयुक्त रूप से अपनी कार्रवाई करते हैं। उन लोगों की क्या खामियां हुई ये हम यहाँ पर बैठ के तय नहीं कर सकते कि उनके बीच में क्या हुआ, क्या प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ये कि वो ऐसी स्थिति में जीते हैं कि गोली किधर से आएगा, बम कहाँ से चलेगा, वो उन्हीं को मालूम रहता है। लेकिन कुछ नीतियां बनती है सरकार के द्वारा कि खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है, जिसके कारण से ये स्थिति, अभी जैसे कि बोल रहे थे ना कि गर्मियों में अधिकतर हमले होते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा गर्मियों में नहीं, जब तेंदुपत्ता तोड़ाई से लेके बिकवाली तक के समय में ही इस प्रकार के हमले होते हैं। इस चीज को सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को कभी भी कोई नहीं लाता। वो मौसम का तरफ इशारा करते हैं, जबकि सारा मामला रॉयल्टी का होता है। ठीक है, मैं जरा नितिन बंसाली जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। नितिन बंसाली जी, एक जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। ये कहा जा रहा है कि चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है। हालांकि आज सीएम की तरफ से भी कहा गया था, भूपेश बघेल साहब ने कहा कि ये किसी भी लिहाज से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है और हम किसी भी तरीके से हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, पलट करके जवाब देंगे। लेकिन सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है। बिल्कुल कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। मैं सबसे पहले इस नक्सली हमले में जो जवान शहीद हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख के समय में लड़ने की ये प्रार्थना करता हूं। देखिए, इस विषय पर राजनीति तो नहीं ही होनी चाहिए। मैं खुद भी इस बात का समर्थन करता हूं कि राजनीति का विषय नहीं है ये। और आप देखिए कि सरकार ने 3 मंत्रों पे काम किया है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। इन 3 मंत्रों की वजह से आप देखिए नक्सली हमलों में, नक्सली वारदातों में 2018 के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज तक आप उठा के देख लीजिए, 80% मामलों में नक्सली वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। मुठभेड़ में नक्सली मारे गए हैं। लोन मोराटो अभियान के तहत जो है वो उसमें नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पूरा डाटा है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ। अब रहा सवाल कि ये घटना कैसे घटी, तो मैं बताऊं, लड़ते हुए शहीद हुए हैं। 80 जवान 3 दिनों तक सर्चिंग पे थे, अंदर भीतर के जंगलों में नक्सलियों की खोज में थे कि कहीं मिल जाए। और ये बड़ी दुख की बात है कि नक्सलियों ने ये कायराना हरकत की, पीठ पीछे वार किया बम लगाकर। यदि मैं दावा करता हूँ ये वार आमने सामने में होता तो हमारे जवान जो है नक्सलियों पे भारी पड़ते। अब यदि कहीं चूक हुई है, कहाँ पे सुधार किया जाना है, इन विषयों पर लगातार वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय बटालियन के अधिकारी, डीआरजी के, हमारे राज्य पुलिस के अधिकारी, सारे लोग इस पे विश्लेषण कर रहे हैं। और बिल्कुल नक्सली जो है जो बौखलाए हुए हैं, घटना काफी निंदनीय है और इसकी चौतरफा निंदा। ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, सरकार अगर इस पर नजर बनाए और एक्शन प्लान तैयार करे तो ऐसी कभी वापस से पलट करके घटनाएं नहीं होंगी। बहुत कैजुअल अप्रोच लिया गया। एक्शन प्लान होने की वजह से ही 80% नक्सली मामलों में शुभेंदु जी कमी आई है।
आपको मैं ये डाटा लेके बैठा हूँ, आप कहें तो मैं पढ़ना शुरू करूँ कि बीजेपी के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई, कांग्रेस के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई, कितने नक्सलियों ने मुख्यमंत्री आपस भूपेश में बघेल कह रहे हैं कि कितनी अंतिम चरण की मुठभेड़ लड़ाई है, लेकिन आपको लगता है कि अंतिम चरण, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि आज भी तो घटनाएं हो रही ये हैं, अभी आप एक तरफ लोगों को आश्वस्त करते हैं कि घटनाएं नहीं होंगी, नक्सली हमले नहीं होंगे। हाल ही में अमित शाह जी सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बस्तर आए थे, मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ है। वो सीआरपीएफ के चीफ जो है उन्होंने संयुक्त रूप से बयान, गृह मंत्री ने बयान जारी किया है कि नक्सली खात्मे की ओर। तो ये बिल्कुल एक मैं कहूंगा कि कायराना हरकत है नक्सलियों की, अपनी उपस्थिति कहीं से दर्ज कराने के लिए किया गया, लेकिन माकूल और करारा जवाब इसका राज्य सरकार की पुलिस, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के हमारे जवान और डीआरजी के हमारे जवान देंगे, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैं इसमें जरा जल्दी से सुधाकर जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं किया गया तो उसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नक्सलियों से लड़ाई सही उस लिहाज से नहीं लड़ी जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कहा गया था। आपको इसमें क्या नजर आता है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि ओपनिंग पार्टी वहां पर नहीं थी, किसी भी तरीके से नहीं देखा गया, मेन रोड से जाना जिसको अवॉइड किया गया, गर्मियों का समय, तेंदुपत्ते का जिसका जिक्र देवलाल ठाकुर जी भी कर रहे थे, तो ये सभी चीजें क्या नजरअंदाज हुई? क्या जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन विभाग के पास होनी चाहिए थी कि ऐसा कोई बड़ा हमले की तैयारी में है नक्सली, तो उसके बारे में क्या हमसे कहीं कोई चूक हुई? बार बार क्योंकि यहीं पर आकर के सुई टिक जाती है, यहीं पर आकर के आरोप शुरू हो जाते हैं, यहीं से सियासत भी होने लगती है, इसलिए इस मामले को लेकर के क्लैरिफाई होना बड़ा जरूरी है। सुधाकर जी। बिल्कुल सही मसले आप उठा रहे हैं शिवेंदु, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस तरफ हम बात करते हैं, जंगलों में जब हमारे जवान लोग जाते हैं, चाहे पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फौज हो, ये बातें वो अलग किस्म की। यहाँ पे मैं खुद गया हूँ छत्तीसगढ़ के जंगल, यहाँ का जो टेरेन है अलग किस्म का। मैं सिर्फ 3-4 चीजें कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, एक कॉमन आदमी को, आम नागरिक को, उसको शायद इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस मसलों को देखना है कि पुंछ में कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन 3 बजे बारिश के समय में एक गाड़ी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। वो किस लिए गए थे? वो इफ्तार, मतलब एक शुभ काम के लिए गए थे, कुछ फ्रूट या कुछ गिफ्ट देने के लिए गए थे, और वापस आते समय एम्बुश हुआ। कौन क्लेम कर रहा है? जैश ए मोहम्मद, अलग अलग नाम, जो फ्रिंज ग्रुप है। मेरे खबर के मुताबिक ये जो ब्लास्ट हुआ है दांतेवाड़ा में, इसका ब्लास्ट ये जैश ए मोहम्मद के स्पॉन्सर, इनका कहने पर हुआ है। ये आईएसआई का हाथ है। मेरे पास सबूत नहीं है, मैं एनालिसिस करके ये इंडिकेट करना चाहता हूं। यानी कि आप इतने समय का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लिंक भी इसके पीछे हो सकता है। हो सकता है नहीं शुभेंदु, मैं कह रहा हूं है। आईएसआई को आज के दिन में कोई अगर फंडिंग कर रहा है, वो है चाइना। आपको सिर्फ सबूत का अभाव है। हो सकता है यानी कि माना जाए कि ब्लास्ट यहां पर हुआ है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर था। ऑफ कोर्स नहीं, रिमोट कंट्रोल देखिए, फिजिकल डिवाइस जो है आईडी, ये तो कहने का मतलब ये कि उसको बटन को प्रेस करवाने वाले कहीं और बैठे हुए थे, वहां के कहने के बाद यहां पर ये प्रेस किया गया। ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, यही मैं कहना चाहता हूं। ये लोकल नहीं है, ये रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें चाइना का हाथ है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हुक्म पर ये जाके ब्लास्ट किया गया है। और अभी तक देखिए, पिछले 3-4 महीने में कोई इस किस्म की हादसा नहीं हुआ था। ये ऑपरेशन, चलो अपने लड़कों से गलती हो गया, आने वाले समय में उसको सुधार की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूं। कोई हमारे जो साहब है, पैनलिस्ट साहब कह रहे थे, इंटेलिजेंस सही था। इंटेलिजेंस जिस एरिया में था उसको कहता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं था, तो इसलिए सर्जिकल ऑपरेशन कर नहीं पाए। ये लोग जब वापस आए, वहीं पे उनके कान खड़ा होना था। क्या इसमें, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो मामलों को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रैप बनाया गया, कि पहले वहां पर उनको एक हिंट दिया गया, वहां पर आ गए, उनको नहीं मिले वहां पर नक्सली, उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया गया। बिल्कुल आपने सही एक लफ्ज यूज किया, लापरवाही हो जाता है आमतौर पे। कोई भी फौज, पुंछ में अगर ये इंसिडेंट हुआ है, मैं कहूंगा ये लापरवाही की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है लापरवाही की वजह से। इससे आने वाले समय में और होंगे। इलेक्शन अगला महीना है, 2024 को भी इलेक्शन होना है, और बढ़ते जाएंगे। रेड कॉरिडोर का जो मामला है, ये और वायलेंट होते जाएगा।
वायलेंस लेवल बढ़ेगा जरूर। और अक्सर हमने इसमें देखा भी है कि छत्तीसगढ़ का एक लगभग ट्रेंड रहा है, चुनाव से पहले पहले ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नितिन बंसाली जी, जरा इस बात को बताइए, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं चलिए जो हुआ, लेकिन आगे हमें इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश का एक मॉडल का बार बार जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि उसमें जो है हम ग्रामीणों को भी ट्रेन करते हैं, हम अपने जो फोर्सेस हैं और उनको ज़्यादा ऐसे नक्सलियों से लड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी तरीके से सक्षम रहे ऐसी हर तरीके की गतिविधि को समझने के लिए। और उसके बाद जो नक्सली मूवमेंट करने वाले जो गुट हैं उनसे पहले बातचीत की जाती है, नहीं मानते हैं तो उसके बाद एक्शन प्लान तैयार हो जाता है। तो क्या इस रास्ते पर चलने की जरूरत है? एक्शन प्लान बना हुआ है और उसी एक्शन प्लान पे काम भी चल रहा है। शुभेंदु जी, जो नक्सली वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है उसकी वजह ही यही है कि छत्तीसगढ़ का एक्शन प्लान जो नक्सलियों के खिलाफ है काफी मजबूत है। नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस प्रकार बस्तर के कोने कोने तक के विकास पहुंचा है, बड़ी स्कूलें खुली हैं, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस की गई है, सरकार वहां पे रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, तो इन वजह से नक्सली बैकफुट पे भी गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन नक्सली गांवों के आसपास या क्षेत्रों के आसपास जाने से भी लोग डरते थे, वहां पर सुरक्षा कैंप खोलकर लोगों का दिल जीतने का, लोगों का विश्वास जीतने का काम वहां पर। अच्छा, एक सवाल जो कि यहाँ पर निकल कर क्या है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, क्या इसमें आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र रचा गया जिसको बड़ी साजिश या षड्यंत्र यदि रचा गया है, ये सुधाकर जी के निजी विचार हो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो इसको तो मैं फिर केंद्र सरकार की विफलता मानूंगा कि चाइना से यदि कोई रिमोट कंट्रोल जैसी कुछ बातें आप लोग कर रहे थे तो वो तो केंद्रीय सुरक्षा जो है वो तो केंद्र सरकार के हाथों में। पर ऐसे कोई इनपुट मिलेंगी है, ऐसे कोई इनपुट मिलेंगे तो उस स्तर पे भी बात की जाएगी। ओवरऑल इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। टीवी चैनल्स में बैठकर बोलना बहुत आसान है, पर उन जंगलों में रहकर सर्च ऑपरेशन चलाना और अपनी जान बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। अगर कहीं कोई चूक भी हो जाती है तो आगे हमें उस पर सबक लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है। मैं इसमें देवलाल जी को जरा जल्दी से मेरा कुछ कहना है। हाँ जी, शुभेंदु कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सुधाकर जी, जी बताइए। अच्छा, मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे व्यूज का समझना है। आज के दिन में कल मेरे ख्याल से कल और परसों एससीओ मीटिंग का चाइना का डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं अटेंड करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये 28 तारीख को है, कल है मीटिंग। नंबर 2, थोड़े दिन के अंदर G20 का मीटिंग श्रीनगर में होने जा रहा है और उसका फाइनल मीटिंग सितंबर में होएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, बीच में आप देखिए, आप मान के चलिए ब्रिक्स का मीटिंग है, G7 का मीटिंग है, अपना जो इंडिया का थोड़े दिन पहले ग्लोबल साउथ का मीटिंग सक्सेसफुली कर चुकी है। ठीक है। तो इसमें कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का जो बड़े इवेंट होने वाले हैं उससे पहले कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ में जो हुआ, हमें उस कड़ी को जोड़ने की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं? छोटे छोटे डॉट्स हैं, उसको ज्वाइन करेंगे तो बड़ी पिक्चर उभर के आता है। तो क्या है बड़ी पिक्चर? बड़ी पिक्चर यही है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके और चंद एक एजेंसीज हैं, ग्लोबल एजेंसीज, ये मिलजुल के, चाहे अब जॉर्ज सोरोस की बात करिए या हिडेनबर्ग का जो शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर है उसके बात करिए, किसानों का अब एजिटेशन की बात करिए, सीए का एजिटेशन, इसमें पूरा जोड़ा हुआ है देश को, हिंदुस्तान को प्रॉस्पर और प्रोग्रेसिव। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान की छवि को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है, जैसा कि अगर सुधाकर जी कह रहे हैं, अगर इस पर एक वो कह रहे हैं कि डॉट को अगर जोड़े तो एक बड़ी पिक्चर भी सामने आ सकती है। खैर, अब समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला होता है, कायराना करतूत जो देखने को मिलती है, अब उसके बाद एक बड़ा एक्शन प्लान की भी तैयारी की जा रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक बड़ा माकूल जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की, क्योंकि हमले के बाद अब मौके से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल फॉलो करने में कहीं कोई चूक हुई
और इससे पहले 20 अप्रैल को डीआईजी नक्सल सुंदरराज पी ने भी ये कहा था कि गर्मियों में नक्सली हमले तेज कर देते हैं और इस बयान को एक हफ्ते भी नहीं गुजरे और बस्तर में बड़ा हमला हो गया। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या दंतेवाड़ा का यह हमला टल सकता था। दंतेवाड़ा हमला खुफिया तंत्र की विफलता है। आनंदपुर मुख्य सड़क से जाने की चूक क्या वाकई में हो गई? पक्की सड़क के नीचे कैसे विस्फोटक छुपाया हुआ था? दोपहिया वाहन की जगह 4 पहिया वाहन में जाना क्या वाकई में एक बड़ी भूल साबित हुई है? गर्मियों में हमले को लेकर इनपुट था, फिर आखिर कैसे प्रशासनिक अमला चूक जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा की धरती एक बार फिर हमारे जवानों की शहादत से लाल हो गई। बुधवार को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले ने नक्सलवाद के आंकड़ों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वालों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है। साथ ही इस घटना ने सुरक्षा और चूक को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चूक कहां हुई, किन एहतियातों को अनदेखा किया गया, ये बताएंगे। उससे पहले डीआईजी नक्सल सुंदरराजन का 20 अप्रैल को दिया ये बयान सुनिए। प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी टीसीओसी कैंपेन के माध्यम से सुरक्षा बल को ऊपर हमला करना एवं अन्य प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोशिश की जाती है। इसे देखते हुए क्षेत्र में लगातार अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में अपना पास उपलब्ध डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं केंद्रीय सैनिक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बल को लेकर नक्सलवादी अभियान संचालित की जाती है। तो पहले से ये साफ है कि गर्मी के दिनों में नक्सल हमले तेज हो जाते हैं, तो फिर दंतेवाड़ा में चूक कहां हो गई? अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पुलिस कर्मियों के काफिले के रूट की चेकिंग नहीं हुई। काफिले के रूट पर रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग नहीं की गई थी। मार्च से जून तक नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर जंगल के अंदर पगडंडियों से जाने के बजाय मुख्य सड़क को चुना गया। प्रतिबंध होने के बावजूद कैसे जवानों को 4 पहिया वाहन में जाने की इजाजत दी गई? तो ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रोटोकॉल को लेकर चूक हुई है। आगे बढ़ने से पहले नक्सल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल है, इसे भी समझ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जवानों को निर्देश है कि सर्च ऑपरेशन पर निकले तो मुख्य सड़क से ना जाएं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के अंदर पगडंडियों से जाएं। पैदल चले, वाहनों में जा रहे हैं तो उनके बीच एक उचित दूरी बनाकर चले। 4 पहिया वाहन की जगह 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी नक्सलवाद प्रदेश के लिए नासूर बना हुआ है। हालांकि देश में और भी राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे भी राज्य हैं जिन्होंने एक ठोस प्लानिंग के साथ इस पर काबू पा लिया। दरअसल आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के लिए 1989 में ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को आईपीएस केएस व्यास ने लीड किया था। ऑपरेशन के तहत आंध्र में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 1990 में आंध्र प्रदेश के 23 में 21 जिले नक्सल प्रभावित थे। नक्सलियों के अंत के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। ग्रे हाउंड्स कमांडो बनाकर नक्सलियों पर अटैक किया गया। स्थानीय लोगों के साथ नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर किया गया। नक्सली गुट पीपुल्स वॉर ग्रुप से बातचीत शुरू की गई। बातचीत के लिए तैयार न होने वाले गुटों को अलग थलग किया गया। शांति में बाधा बनने वाले गुटों का खात्मा कर दिया गया। नक्सली नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मारे गए। बचे हुए नक्सलियों को आंध्र प्रदेश से भागना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश का मॉडल ये बता रहा है कि नक्सलवाद से मुकाबला करना नामुमकिन नहीं, बस जरूरत है ठोस प्लानिंग और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। टीम न्यूज स्टेट। तो गर्मी के समय में कुछ चीजें जो कि पहले से ही एक तरफ इशारा कर रही थी कि नक्सली इस समय में पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्या वहां पर गाड़ी में जाना सही था? ये सही निर्णय था? हालांकि इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नक्सल मामलों के जानकार पीके मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में पीके मिश्रा सर आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां अक्सर इन इलाकों के अंदर बनती हैं, उसको देख करके क्या अंदाजा लगता है और क्या वाकई में, क्योंकि अब कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसका थोड़ा सा पालन नहीं किया गया, क्या इसी चूक का या इसी थोड़ी सी कमी का
फायदा नक्सलियों ने उठाया और इसी को उन्होंने देख करके तुरंत एक्शन ले लिया और वहां पर निशाना वो बनाते हैं हमारे जवानों को। पीके मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा वापस से आता हूं। सुधाकर जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जब प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, लेकिन इस मामले को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जब इस तरीके के ऑपरेशन पर जाते हैं तो मेन जो सड़क है, मेन जो रास्ता है, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, उस रास्ते से होकर के नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी पगडंडियों पर होकर के गुजरने की एक हिदायत दी जाती है। तो क्या उन हिदायतों का पालन नहीं किया गया और यही एक नतीजा था कि इतना बड़ा नक्सली हमला होता है? शुभेंदु नमस्कार। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है क्या? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। बताइए सर, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके चैनल पे मेरे को इनवाइट किया और हमारे को पैनलिस्ट और व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जो सवाल आप कर रहे हैं, सवाल का जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बात जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। सिखलाई के तौर पे बहुत कुछ चीज करना है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक अप्रोच से, एक 360 डिग्री इन्वेस्टिगेटिव नजरिया से इसको देखना है। और इसीलिए जो अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इनके ऊपर छोड़ देना सही रहता है। लेकिन जब आपने सवाल किया है आपके चैनल में, मैं ये सही समझता हूं कि जवाब मेरे को देना ठीक रहता है। नंबर एक, यस, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत क्या है क्या नहीं, ये आज भी 2 दिन पुरानी बात होने जा रहा है। ये सारे चीजें सामने नहीं आएंगे मेरे खबर के मुताबिक और मेरे समझ के मुताबिक। खबर जरूर था इंटेलिजेंस के मिश्रा है। हाँ जी, नक्सल ग्रुप वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। 200 के करीब जवान लोग गए थे, कांस्टेबल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सोल्जर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं। ये कोई सारे गाड़ियों में जाते हुए ऑपरेशनल एरिया में गए थे, उनको कुछ मिला नहीं। जब नहीं मिला तो वहां से वो वापस चल दिए और ये गाड़ी जो है सिंगल्ड आउट हुआ है मेन रोड के ऊपर, जो टारमेक टॉप, ब्लैक टॉप रोड के ऊपर टारगेट हुआ है। ये जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस आए हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब उनको खबर मिला था, क्योंकि एक अक्सर कहा जाता है कि जिस रूट से होकर के वो वैन जाती है, गाड़ी जाती है, उस वापस से उसी रूट पर नहीं जाना होता है। ये सिखलाई के तौर पे शुभेंदु आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा चीज जो है, इसको वही कह रहा हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर शुरू से लेके आखिरी तक क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हुए हैं, जब कोई सुनेगा तब जाके आपको सही चीज सामने उभर के आएगा। अभी तक जितना मीडिया के सोर्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जो सामने आए हैं, ये एक ही रूट से गए हैं, एक ही रूट से आए हैं, ये सबसे पहला बोल है। नंबर दो, जितने सारे गाड़ियां 200 के करीब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस कांस्टेबल्स गए थे, और ये इनकी जो ट्रेनिंग है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रेनिंग से और कमजोर है। तीसरा चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 3-4 महीने से इस तरह कोई ऑपरेशन या धमाका हुआ नहीं है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। इसके वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस एक कॉम्प्लेसेंसी स्टेज पे आ जाता है और ये एक नाजुक स्थिति हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है इसलिए कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये कैजुअली लेना एक आम आदमी या नागरिक का ये सोच विचार, साइकोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है, ये एक कैजुअल तरह से वो हो जाता है। यानी कि इसमें देखा जाए कि कैजुअल अप्रोच हो गई थी। हम इसीलिए प्रोटोकॉल जो हमें पालन करना चाहिए था, शायद उसको भी हमने थोड़ा सा बाईपास कर दिया। पीके मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पीके मिश्रा सर, एक जरा जल्दी से रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि कैजुअल अप्रोच जो रहा इस मामले में एक बड़ी लापरवाही के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन जैसा कि कहा भी गया कि जिस रास्ते से एक बार जाती है गाड़ी, वापस से उस रास्ते पर नहीं आना चाहिए। जब इतनी बड़ी संख्या में जा रही होती है जो हमारे जवान हैं, तो
कहा ही जाता है कि पगडंडियों के जरिए आप जाइए, मेन स्ट्रीम रास्ते को आप कम से कम अवॉइड कीजिए, खास करके उस समय जब गर्मियों का समय है। और ये बड़ा माकूल समय होता है जब वो किसी भी बड़ी इंसिडेंट को अंजाम देते हैं, और ये पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो इन सब को देखने के बावजूद कहीं हमसे चूक हुई। पीके मिश्रा जी। लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देवलाल ठाकुर जी, एक मेरा जरा जल्दी से एक सवाल है आपसे। बार बार ये कहा जा रहा है कि यहां पर लापरवाही हुई, सरकार जो है वो नक्सलियों से सही लिहाज से लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। धर्मलाल कौशिक जी का एक स्टेटमेंट सामने आया था इससे पहले तक। क्या आपको लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट आज के समय में ये देना ठीक है? क्या ये राजनीति नहीं हो रही है इस पर? अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। और राजनीति जैसी बात नहीं है। आपको ज्ञात होगा, सारे लोगों को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मामले को लेकर खेद जताया, निंदा की और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और यहाँ के मुख्यमंत्री को कहा भी हर संभव जो प्रयास, जो मदद केंद्र से मिल सकती थी, सारे मदद करने को केंद्र सरकार तैयार है। तो इसमें राजनीति जैसी बात नहीं। जब हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है तो इस पर राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है नक्सलियों से लड़ाई लेने की तैयारी में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है? देखिए, मैं उसी पर आ रहा था कि वहां पर सेंट्रल फोर्स और डिस्ट्रिक्ट के फोर्स दोनों संयुक्त रूप से अपनी कार्रवाई करते हैं। उन लोगों की क्या खामियां हुई ये हम यहाँ पर बैठ के तय नहीं कर सकते कि उनके बीच में क्या हुआ, क्या प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ये कि वो ऐसी स्थिति में जीते हैं कि गोली किधर से आएगा, बम कहाँ से चलेगा, वो उन्हीं को मालूम रहता है। लेकिन कुछ नीतियां बनती है सरकार के द्वारा कि खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है, जिसके कारण से ये स्थिति अभी जैसे कि बोल रहे थे ना कि गर्मियों में अधिकतर हमले होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा गर्मियों में नहीं, जब तेंदुपत्ता तोड़ाई से लेके बिकवाली तक के समय में ही इस प्रकार के हमले होते हैं। इस चीज को सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को कभी भी कोई नहीं लाता। वो मौसम का तरफ इशारा करते हैं, जबकि सारा मामला रॉयल्टी का होता है। ठीक है, मैं जरा नितिन बंसाली जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। नितिन बंसाली जी, एक जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। ये कहा जा रहा है कि चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है। हालांकि आज सीएम की तरफ से भी कहा गया था, भूपेश बघेल साहब ने कहा कि ये किसी भी लिहाज से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है और हम किसी भी तरीके से हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, पलट करके जवाब देंगे। लेकिन सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है। बिल्कुल कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। मैं सबसे पहले इस नक्सली हमले में जो जवान शहीद हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख के समय में लड़ने की ये प्रार्थना करता हूं। देखिए, इस विषय पर राजनीति तो नहीं ही होनी चाहिए। मैं खुद भी इस बात का समर्थन करता हूं कि राजनीति का विषय नहीं है। और आप देखिए कि सरकार ने 3 मंत्रों पे काम किया है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। इन 3 मंत्रों की वजह से आप देखिए नक्सली हमलों में, नक्सली वारदातों में 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज तक आप उठा के देख लीजिए 80% मामलों में नक्सली वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। मुठभेड़ में नक्सली मारे गए हैं। लोन मोराटो अभियान के तहत जो है वो उसमें नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पूरा डाटा है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ। अब रहा सवाल कि ये घटना कैसे घटी, तो मैं बताऊं, लड़ते हुए शहीद हुए हैं। 80 जवान 3 दिनों तक सर्चिंग पे थे, अंदर भीतर के जंगलों में नक्सलियों की खोज में थे कि कहीं मिल जाए। और ये बड़ी दुख की बात है कि नक्सलियों ने ये कायराना हरकत की, पीठ पीछे वार किया बम लगाकर। यदि मैं दावा करता हूँ ये वार आमने सामने में होता तो हमारे जवान जो है नक्सलियों पे भारी पड़ते। अब यदि कहीं चूक हुई है, कहाँ पे सुधार किया जाना है, इन विषयों पर लगातार वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय बटालियन के अधिकारी, डीआरजी के, हमारे राज्य पुलिस के अधिकारी, सारे लोग इस पे विश्लेषण कर रहे हैं। और बिल्कुल नक्सली जो है जो बौखलाए हुए हैं, घटना काफी निंदनीय है और इसकी चौतरफा निंदा। ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, सरकार अगर इस पर नजर बनाए और एक्शन प्लान तैयार करे तो ऐसी कभी वापस से पलट करके घटनाएं नहीं होंगी। बहुत कैजुअल अप्रोच लिया गया। एक्शन प्लान होने की वजह से ही 80% नक्सली मामलों में शुभेंदु जी कमी आई है।
आपको मैं ये डाटा लेके बैठा हूँ, आप कहें तो मैं पढ़ना शुरू करूँ कि बीजेपी के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई, कांग्रेस के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई, नहीं, कितने नक्सलियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अंतिम चरण की लड़ाई है, लेकिन आपको लगता है कि अंतिम चरण, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि आज भी तो घटनाएं हो रही हैं, आप एक तरफ लोगों को आश्वस्त करते हैं कि घटनाएं नहीं होंगी, नक्सली हमले नहीं होंगे। हाल ही में अमित शाह जी सीआरपीएफ के कार्यक्रम में बस्तर आए थे, मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ। वो सीआरपीएफ के चीफ जो है उन्होंने संयुक्त रूप से बयान, गृह मंत्री ने बयान जारी किया है कि नक्सली खात्मे की ओर। तो ये बिल्कुल एक मैं कहूंगा कि कायराना हरकत है नक्सलियों की, अपनी उपस्थिति कहीं से दर्ज कराने के लिए किया गया, लेकिन माकूल और करारा जवाब इसका राज्य सरकार की पुलिस, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के हमारे जवान और डीआरजी के हमारे जवान देंगे, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैं इसमें जरा जल्दी से सुधाकर जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं किया गया तो उसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नक्सलियों से लड़ाई सही उस लिहाज से नहीं लड़ी जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से ये कहा गया था। आपको इसमें क्या नजर आता है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि ओपनिंग पार्टी वहां पर नहीं थी, किसी भी तरीके से नहीं देखा गया, मेन रोड से जाना जिसको अवॉइड किया गया, गर्मियों का समय, तेंदुपत्ते का जिसका जिक्र देवलाल ठाकुर जी भी कर रहे थे, तो ये सभी चीजें क्या नजरअंदाज हुई? क्या जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन विभाग के पास होनी चाहिए थी कि ऐसा कोई बड़ा हमले की तैयारी में है नक्सली, तो उसके बारे में क्या हमसे कहीं कोई चूक हुई? बार बार क्योंकि यहीं पर आकर के सुई टिक जाती है, यहीं पर आकर के आरोप शुरू हो जाते हैं, यहीं से सियासत भी होने लगती है, इसलिए इस मामले को लेकर के क्लैरिफाई होना बड़ा जरूरी है। सुधाकर जी। बिल्कुल सही मसले आप उठा रहे हैं शुभेंदु, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस तरफ हम बात करते हैं, जंगलों में जब हमारे जवान लोग जाते हैं, चाहे पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फौज हो, ये बातें वो अलग किस्म की। यहाँ पे मैं खुद गया हूँ छत्तीसगढ़ के जंगल, यहाँ का जो टेरेन है अलग किस्म का। मैं सिर्फ 3-4 चीजें कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, एक कॉमन आदमी को, आम नागरिक को, उसको शायद इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस मसलों को देखना है कि पुंछ में कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन 3 बजे बारिश के समय में एक गाड़ी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। वो किस लिए गए थे? वो इफ्तार, मतलब एक शुभ काम के लिए गए थे, कुछ फ्रूट या कुछ गिफ्ट देने के लिए गए थे, और वापस आते समय एम्बुश हुआ। कौन क्लेम कर रहा है? जैश ए मोहम्मद, अलग अलग नाम, जो फ्रिंज ग्रुप है। मेरे खबर के मुताबिक ये जो ब्लास्ट हुआ है दांतेवाड़ा में, इसका ब्लास्ट ये जैश ए मोहम्मद के स्पॉन्सर, इनका कहने पर हुआ है। ये आईएसआई का हाथ है। मेरे पास सबूत नहीं है, मैं एनालिसिस करके ये इंडिकेट करना चाहता हूं। यानी कि आप इतने समय का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लिंक भी इसके पीछे हो सकता है। हो सकता नहीं शुभेंदु, मैं कह रहा हूं है। आईएसआई को आज के दिन में कोई अगर फंडिंग कर रहा है, वो है चाइना। आपको सिर्फ सबूत का अभाव है। हो सकता है यानी कि माना जाए कि ब्लास्ट यहां पर हुआ है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर था। ऑफ कोर्स नहीं, रिमोट कंट्रोल, देखिए फिजिकल डिवाइस जो है, आईडी, ये तो कहने का मतलब ये कि उसको बटन को प्रेस करवाने वाले कहीं और बैठे हुए थे, वहां के कहने के बाद यहां पर ये प्रेस किया गया। ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, यही मैं कहना चाहता हूं। ये लोकल नहीं है, ये रीजनल नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें चाइना का हाथ है, जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हुक्म पर ये जाके ब्लास्ट किया गया है। और अभी तक देखिए, पिछले 3-4 महीने में कोई इस किस्म की हादसा नहीं हुआ था। ये ऑपरेशन, चलो अपने लड़कों से गलती हो गया, आने वाले समय में उसको सुधार की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूं। कोई हमारे जो साहब है, पैनलिस्ट साहब कह रहे थे, इंटेलिजेंस सही था। इंटेलिजेंस जिस एरिया में था उसको कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं था, तो इसलिए सर्जिकल ऑपरेशन कर नहीं पाए ये लोग। जब वापस आए, वहीं पे उनके कान खड़ा होना था। क्या इसमें, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो मामलों को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रैप बनाया गया, कि पहले वहां पर उनको एक हिंट दिया गया, वहां पर आ गए, उनको नहीं मिले वहां पर नक्सली, उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया गया। बिल्कुल आपने सही एक लफ्ज यूज किया, लापरवाही हो जाता है आमतौर पे। कोई भी फौज, पुंछ में अगर ये इंसिडेंट हुआ है, मैं कहूंगा ये लापरवाही की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है लापरवाही की वजह से। इससे आने वाले समय में और होंगे। इलेक्शन अगला महीना है, 2024 को भी इलेक्शन होना है, और बढ़ते जाएंगे। रेड कॉरिडोर का जो मामला है, ये और वायलेंट होते जाएगा।
वायलेंस लेवल बढ़ेगा जरूर। और अक्सर हमने इसमें देखा भी है कि छत्तीसगढ़ का एक लगभग ट्रेंड रहा है, चुनाव से पहले पहले ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं जरा जल्दी से एक एक्शन ले लेता हूं। नितिन बंसाली जी, जरा इस बात को बताइए, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं चलिए जो हुआ, लेकिन आगे हमें इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश का एक मॉडल का बार बार जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि उसमें जो है हम ग्रामीणों को भी ट्रेन करते हैं, हम अपने जो फोर्सेस हैं और उनको ज़्यादा ऐसे नक्सलियों से लड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी भी तरीके से सक्षम रहे ऐसी हर तरीके की गतिविधि को समझने के लिए। और उसके बाद जो नक्सली मूवमेंट करने वाले जो गुट हैं उनसे पहले बातचीत की जाती है, नहीं मानते हैं तो उसके बाद एक्शन प्लान तैयार हो जाता है। तो क्या इस रास्ते पर चलने की जरूरत है? एक्शन प्लान बना हुआ है और उसी एक्शन प्लान पे काम भी चल रहा है। शुभेंदु जी, जो नक्सली वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है उसकी वजह ही यही है कि छत्तीसगढ़ का एक्शन प्लान जो नक्सलियों के खिलाफ है काफी मजबूत है। नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस प्रकार बस्तर के कोने कोने तक के विकास पहुंचा है, बड़ी स्कूलें खुली हैं, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस की गई हैं, सरकार वहां पे रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, तो इन वजह से नक्सली बैकफुट पे भी गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन नक्सली गांवों के आसपास या क्षेत्रों के आसपास जाने से भी लोग डरते थे, वहां पर सुरक्षा कैंप खोलकर लोगों का दिल जीतने का, लोगों का विश्वास जीतने का काम वहां पर। अच्छा, एक सवाल जो कि यहाँ पर निकल कर के आया है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, क्या इसमें आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र रचा गया जिसको बड़ी साजिश या षड्यंत्र यदि रचा गया है, ये सुधाकर जी के निजी विचार हो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो इसको तो मैं फिर केंद्र सरकार की विफलता मानूंगा कि चाइना से यदि कोई रिमोट कंट्रोल जैसी कुछ बातें आप लोग कर रहे थे तो वो तो केंद्रीय सुरक्षा जो है वो तो केंद्र सरकार के हाथों में। पर ऐसे कोई इनपुट मिले नहीं है। ऐसे कोई इनपुट मिलेंगे तो उस स्तर पे भी बात की जाएगी। ओवरऑल इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। टीवी चैनल्स में बैठकर बोलना बहुत आसान है, पर उन जंगलों में रहकर सर्च ऑपरेशन चलाना और अपनी जान बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। अगर कहीं कोई चूक भी हो जाती है तो आगे हमें उस पर सबक लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है। मैं इसमें देवलाल जी को जरा जल्दी से मेरा कुछ कहना है। हाँ जी, शुभेंदु कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जी बताइए। अच्छा, मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे व्यूज का समझना है। आज के दिन में कल मेरे ख्याल से कल और परसों एससीओ मीटिंग का चाइना का डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं अटेंड करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ये 28 तारीख को है, कल है मीटिंग। नंबर 2, थोड़े दिन के अंदर G20 का मीटिंग श्रीनगर में होने जा रहा है और उसका फाइनल मीटिंग सितंबर में होएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, बीच में आप देखिए, आप मान के चलिए ब्रिक्स का मीटिंग है, G7 का मीटिंग है, अपना जो इंडिया का थोड़े दिन पहले ग्लोबल साउथ का मीटिंग सक्सेसफुली कर चुकी है। ठीक है। तो इसमें कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो बड़े इवेंट होने वाले हैं उससे पहले कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ में जो हुआ, हमें उस कड़ी को जोड़ने की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं? छोटे छोटे डॉट्स हैं, उसको ज्वाइन करेंगे तो बड़ी पिक्चर उभर के आता है। तो क्या है बड़ी पिक्चर? बड़ी पिक्चर यही है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके और चंद एक एजेंसीज हैं, ग्लोबल एजेंसीज, ये मिलजुल के, चाहे अब जॉर्ज सोरोस की बात करिए या हिडेनबर्ग का जो शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स है उसके बात करिए, किसानों का अब एजुटेशन की बात करिए, सीए का एजुटेशन, इस पे पूरा जुड़ा हुआ है। देश को, हिंदुस्तान को प्रॉस्पर और प्रोग्रेसिव, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान की छवि को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है। जैसा कि अगर सुधाकर जी कह रहे हैं, अगर इस पर एक वो कह रहे हैं कि डॉट को अगर जोड़े तो एक बड़ी पिक्चर भी सामने आ सकती है। खैर, अब समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला होता है, कायराना करतूत जो देखने को मिलती है, अब उसके बाद एक बड़ा एक्शन प्लान की भी तैयारी की जा रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक बड़ा माकूल जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।